हेलो एवरीवन, माय नेम इज खुशबू चौधरी एंड वेलकम टू अवर चैनल बी स्टडी ऑटिक। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एमपीएससी 003 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 1। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना और इसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे और फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। जो भी आपकी क्वेश्चन क्वेरी से आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा जल्दी से जाके मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि आपको इन सभी वीडियोस की पीडीएफ को एक्सेस मिल सके। वीडियो को शुरू करते हैं। टोटल इस वीडियो के 2 पार्ट आएंगे, दोनों ही एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको दोनों ही पार्ट्स देखकर जाने हैं और एग्जाम में हेल्प मिले तो आके कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ इज पॉलिटिकल थॉट डिस्टिंग्विश फ्रॉम पॉलिटिकल थियोरी एंड पॉलिटिकल फिलोसफी। देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले ये समझो कि बहुत सारे बच्चों के लिए एकदम न्यू सब्जेक्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आज तक वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ा ही नहीं है, तो उनको पता ही नहीं है क्या है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत डीप में तो हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे कि जो कंसेप्ट हैं वो बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही इजी से एग्जांपल्स के साथ उसको समझने की कोशिश करेंगे। शुरू के क्वेश्चंस थोड़े लग सकते हैं कि थोड़ा लेट समझ आया कुछ भी, बट ट्रस्ट मी, लास्ट के जो 4 क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 में ये कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल थॉट है, पॉलिटिकल थॉट क्या होता है, राजनीतिक विचार, ये कैसे अलग है पॉलिटिकल थ्योरी और फिलोसफी से। चलिए देखते हैं पॉलिटिकल थॉट क्या है। यानी कि राजनीतिक विचार, यानी बहुत पुराने टाइम पे जब हम थिंकर्स की बात कर रहे हैं, सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, इन सब की, तो ये सभी थिंकर्स थे। तो ये क्या करते थे कि ये अपने विचार रखते थे कि भाई एक रूलर को कैसा होना चाहिए, एक प्रिंस को कैसे काम करना चाहिए, सिटीजन्स को कैसे काम करना चाहिए, क्या सिटीजन्स के पास पावर होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, है ना। तो पहला है ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज, यानी सबसे पुराने जो पॉलिटिकल आइडियाज है वो किसने दिए हैं, प्लेटो, एरिस्टोटल और मैकियावेली जैसे जो हमारे थिंकर्स हैं उन्होंने। अगला है नॉट सिस्टमैटिक, यानी देखो एग्जाम्पल से समझो कि अगर मैं आपको बोलूँ कि व्हाट इज जस्टिस, तो मुझे लगता है कि जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं आप सभी के लिए जस्टिस का मतलब अलग होगा। ऐसे अगर 10 पॉलिटिकल थिंकर आए तो 10 के 10 ने अपनी अलग अलग थ्योरीज दी जस्टिस को लेके, ठीक है। तो चीज़ें अरेंज नहीं थी, क्लियर नहीं थी और लॉजिकल ऑर्डर में नहीं थी। कोई आ रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ठीक है। अगला है बेस्ड ऑन टाइम एंड प्लेस। अब आप एक चीज़ से समझो कि जो दिल्ली में रहता है तो दिल्ली का कल्चर अलग है, यहाँ की सोसाइटी अलग है, लोगों का माइंडसेट थिंकिंग अलग है ना। मुंबई के लोगों का अलग है, लद्दाख का अलग है, केरल का अलग है, नॉर्थ ईस्ट का अलग होगा, है ना। तो ऐसे ये कह रहे हैं कि ये जो थिंकर्स हैं इन्होंने अपने अपने हिसाब से जो है थॉट्स अपने रखे हैं। मान लो कोई एक थिंकर राजा वाली जिंदगी जी रहा है तो उसके लिए सारी चीज़ें बहुत आसान है ना। तो उनके लिए जस्टिस भी बहुत सिंपल है, पावर भी बहुत सिंपल है। अब एक ऐसे थिंकर जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सर्वाइव किया हो या लोगों को सर्वाइव करते हुए देखा हो, उन्होंने क्या पता और डीप में जस्टिस का मतलब समझाया हो, है ना। तो ये जो इनके थॉट्स हैं ये शेप्ड है बाय जो भी इनका कल्चर है, रिलीजन है और सोसाइटी है, ठीक है। नेक्स्ट है फोकस ऑन व्हाट एग्जिस्टेड। अब एक चीज़ देखो, आज के टाइम पे हम बात करते हैं कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं से तो निकल के आई होगी कि भाई लोगों के पास भी कोई अधिकार होने चाहिए, है ना। तो ये जो थिंकर्स हैं ये अपने राजनीतिक थॉट देते हैं, यानी कि अपने विचार यहाँ पे देते हैं कि भाई जो पावर है ना वो कैसे काम करेगी, जस्टिस कैसे काम करेगा। पुराने पुराने टाइम पे जो रूल था, मतलब रूल कैसे किया जाता था, यानी प्रिंस था या फिर आपका कोई किंग होता था या एरिस्टोक्रेट होता था, कोई नोबल पर्सन होता था, राजा महाराजा कौन होता था, है ना। अगला है मोर हिस्टोरिकल इन नेचर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ओल्डेस्ट फॉर्म की। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो ये प्लेटो, एरिस्टोटल और मैकियावेली जैसे जो थिंकर्स थे इनकी बुक्स और राइटिंग्स आज हम पढ़ते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है कि अच्छा उस टाइम पे चीज़ें ऐसे चलती थी, ठीक है। तो ये होता है पॉलिटिकल थॉट, यानी कि पॉलिटिकल थिंकर्स के विचार, ठीक है। अब जब इन्हीं विचारों को हम पढ़ते हैं और थोड़ा रिसर्च करते हैं, थोड़ा फैक्ट्स जानने की कोशिश करते हैं, तो वो फिर हम एज ए थियोरी पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, वो हमने देखा अभी हिस्टोरिकल था, ये साइंटिफिक और मॉडर्न है, क्यों। अभी हम इसी वीडियो के एंड में पढ़ेंगे एक थिंकर के बारे में जिनका नाम है सेंट थॉमस एक्विनस। तो उनके हिसाब से ये जो स्टेट है ना जिसमें हम रह रहे हैं ये हमारे सिन की वजह से है, हमारे पापों की वजह से है। दुनिया ने इतने पाप करे हैं, उस पापों का रिजल्ट है स्टेट, है ना। आप कहोगे कि मैम आप कैसी बातें कर रहे हो, है ना। लेकिन मैंने अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं किया है, ठीक है। सारी वो चीज़ें हैं जो थिंकर्स ने कही हैं और वेरीफाइड सोर्सेज से ली गई हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पढ़ेंगे। साथ ही सेंट थॉमस एक्विनस ने बोला है कि जो स्लेव्स होते हैं, जो सर्वेंट्स होते हैं, वो पता है कौन होते हैं, जिन्होंने एक टाइम पे गॉड को डिसओबे किया हो, है ना। तो कुछ अलग दुनिया की बातें हैं लेकिन है, हमें पढ़नी है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि अब या तो आप उस चीज़ को मान लो
कि हाँ ज़रूर ऐसे ही होगा, हमने बहुत पाप करे होंगे इसलिए हम यहाँ रह रहे हैं, या फिर तो आप उस चीज़ के ऊपर रिसर्च करो कि नहीं ऐसा नहीं है भाई, है ना। तो पहला साइंटिफिक और मॉडर्न है, यानी यहाँ पे हम लॉजिक, रिसर्च और फैक्ट्स का यूज़ करते हैं। दूसरा काफ़ी वेल प्लान है, ऑब्वियस सी बात है, मॉडर्न है, सिस्टमैटिक है, साइंटिफिक है तो वेल प्लान है और अकॉर्डिंगली इसको स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है। अगला है एक्सप्लेन हाउ पॉलिटिक्स वर्क्स। इसमें हम पढ़ते हैं कि जो सिस्टम्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो कैसे काम करते हैं। भाई एक टाइम था, अभी हम पढ़ेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में, भी हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे, ठीक है। दोनों वीडियो के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, मैं गारंटी देती हूँ कि आपको एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी हम पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि लोगों ने ना कंसेंट दिया था कि भाई हम तुम्हें, एक रूलर को, एक सरकार को, हम तुम्हें अपनी सारी पावर, अथॉरिटी सब दे रहे हैं, तुम्हें बस हमें प्रोटेक्ट करना है और हमारे वेलफेयर के लिए काम करना है। तो यही जो इंस्टीट्यूशन है ये कैसे काम करते हैं, कैसा बिहेवियर होता है, ये सब हम थ्योरी के हिसाब से पढ़ते हैं, ठीक है। अगला है कैन बी टेस्टेड एंड इम्प्रूव्ड। अब वापस आ जाओ सेंट थॉमस एक्विनस पे। या तो आप उनकी बात को मान लो कि हाँ आज के टाइम पे अगर कोई स्लेव है तो उसने ज़रूर गॉड को डिसोबे किया हुआ, या तो आप थोड़ा यहाँ पे रिसर्च करो, फैक्ट के पीछे भागो कि नहीं नहीं शायद कम पढ़े लिखे होंगे इसलिए स्लेव होंगे, या कोई मजबूरी रही होगी, है ना, एक्सेट्रा जो भी कारण होगा। अगला है हेल्प इन पॉलिसी मेकिंग। अभी जो थ्योरीज होती हैं ना ये हमें हेल्प करती हैं, लीडर्स को, गवर्नमेंट्स को, वोटर्स को, कि कैसे और ज़्यादा चीज़ों को बेटर तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। अब आते हैं पॉलिटिकल फिलॉसफी पे। फिलॉसफी में हम डीप क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। पहला है आस्क डीप क्वेश्चंस, यानी कि व्हाट इज जस्टिस। अब आप कहोगे मैम ये कौन सा डीप क्वेश्चन है ना, व्हाट इज जस्टिस। मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, अगर मैं जितने बच्चों से बोलूंगी ना कि आप कमेंट करो आपके हिसाब से जस्टिस क्या है, तो मुझे लगता है हर बच्चे का कमेंट अलग ही आएगा, किसी और के हिसाब से जस्टिस कुछ और है, किसी और के हिसाब से कुछ और, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, चीज़ों को जानते हैं, रिसर्च करते हैं कि आखिर में जस्टिस है क्या, है ना। या फिर एक और क्वेश्चन है व्हाट मेक्स अ गुड रूलर। कैसे बन सकते हो आप गुड रूलर, क्या बनाएगा आपको, है ना। फोकस ऑन वैल्यूज एंड आइडियल्स, यानी यहाँ पे हमसे वो उस चीज़ के बारे में नहीं देखते जो है, यहाँ पे हम देखते हैं क्या चीज़ होनी चाहिए। यहाँ पे हम लॉजिक और अपने दिमाग का थोड़ा इस्तेमाल करते हैं, यानी कि यहाँ पे रीजनिंग का काम होता है, सिर्फ फैक्ट्स का नहीं, ठीक है। डील्स विद राइट एंड रॉन्ग। फिलोसफी के अंदर हम जानते हैं कि क्या चीज़ें मॉरली राइट हैं और क्या चीज़ें सही नहीं है। अगला है मोर एब्स्ट्रैक्ट एंड जनरल, यानी कि फिलोसफी, जब हम पॉलिटिकल फिलोसफी की बात करते हैं तो हम डे टू डे पॉलिटिक्स के बारे में नहीं पढ़ते हैं, हम यहाँ पे बात करते हैं बड़े बड़े आइडियाज़ के बारे में, जैसे कि जस्टिस, राइट्स, ये सब, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द रेलिवेंस ऑफ क्लासिकल ट्रेडिशन इन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है उनमें क्लासिकल ट्रेडिशन का क्या रेलिवेंस रहा है, देखते हैं। पहला है फाउंडेशन ऑफ आइडियाज। इसको थोड़ा ऐसे समझो कि जो हमारे प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, ये जो थिंकर्स थे ये बहुत पुराने थिंकर्स थे, तो ये जड़ हैं, ठीक है, और जड़ बहुत मजबूत होती है, तो इन्होंने जो कंसेप्ट दिए हैं ना वो बहुत मजबूत हैं। फिर जैसे जैसे वो पेड़ बढ़ता गया, वो ग्रो होता गया, ऐसे ऐसे थिंकर्स आते गए, अपनी अपनी बात करते गए, नए नए पत्ते उगते गए। फिर उसके बाद जो मॉडर्न थिंकर्स आए उनको हम फल मान सकते हैं कि भाई जिन्होंने इतनी सारी थ्योरीज को कंपेयर करके फिर अपनी बेस्ट थ्योरी दी, ठीक है। और दूसरी चीज़, मेरा गला खराब है तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। पहला है फाउंडेशन ऑफ आइडियाज़, यानी कि जो क्लासिकल थिंकर्स हैं जैसे कि प्लेटो, एरिस्टोटल, उन्होंने बड़े बड़े आइडियाज़ बताए, जैसे कि जस्टिस क्या होता है ना, गवर्नमेंट क्या होती है, एक सिटीजन का रोल क्या होना चाहिए। और आज के टाइम पे देखो तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, है ना। अगला है अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन नेचर, यानी कि आप एक गुड पर्सन कैसे बन सकते हो, एक अच्छा समाज कैसे बन सकता है। ये भी हमें कहाँ से पता चला है, जो हमारे पॉलिटिकल थिंकर्स रहे हैं उनकी थ्योरी से और थॉट से पता चला है, ठीक है। अगला है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि पहले के टाइम पे क्या किया गया था कि जो गवर्नमेंट्स होती थी ना, आपको पता है बहुत सारी तरीके की गवर्नमेंट्स होती है। एक होती है मोनार्की जहाँ पे राजतंत्र होता है ना, राजा होता है। एक होती है डेमोक्रेसी जो जैसे इंडिया के अंदर है। ऐसे एरिस्टोक्रेसी होती है जहाँ पे नोबल्स होते हैं ना, या फिर जो क्राइस्ट होते हैं, है ना, पॉप होते हैं, वो वहाँ पे रूल करते हैं। ऑटोक्रेसी होती है, डिक्टेटरशिप होती है, ऑटोनॉमी होती है ना, ब्यूरोक्रेसी होती है, थियार्की होती है, पेनार्की होती है, बहुत सारे तरीके की फॉर्म ऑफ गवर्नेंस होती है। तो इन सबको कंपेयर किया हमने और सबसे जो बेस्ट है, आज के टाइम पे हम क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट है। कैसे पता चला, कंपेयर करके, है ना। तो उस टाइम पे फिर बहुत सारी जो गवर्नेंस का अलग अलग फॉर्म है ये भी हमें थिंकर से ही पता चली है। अगला है मॉरल एंड एथिकल पॉलिटिक्स, यानी कि इनका मानना है कि पॉलिटिक्स इट्स नॉट जस्ट अबाउट पावर, बट आज के टाइम पे हम देखें तो पॉलिटिक्स इट्स ऑल अबाउट पावर, है ना।
आज के टाइम पे अगर आपको राजनीति आपके दिमाग में आता है तो दिमाग में क्या आता है? पैसा, पावर, करप्शन, है ना। बट उन्होंने बोला, किन्होंने, हमारे पुराने थिंकर्स ने, कि नहीं, पॉलिटिक्स का मतलब सिर्फ पावर नहीं होता, यहाँ पे होता है क्या सही है क्या गलत है, यानी कि आप क्या देश के लिए कर रहे हो, क्या आप जनता के लिए कर रहे हो, क्या अपने सिटीजन्स के लिए कर रहे हो, है ना, ये सारी चीज़ें। अगला है इन्फ्लुएंस ऑन मॉडर्न थिंकर्स, यानी जो हमारे मॉडर्न थिंकर्स हैं जैसे कि जॉन लॉक हैं या फिर रोजियो हैं, इन सभी ने जो क्लासिकल थिंकर्स हैं कहीं ना कहीं उनसे बहुत कुछ सीखा है और फिर अपनी अपनी थ्योरीज जो हैं वो दी हैं। ठीक है, इन शॉर्ट द क्लासिकल ट्रेडिशन इज लाइक द रूट्स ऑफ अ ट्री और मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम ग्रो फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग बेस दे क्रिएट है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एनालाइज द नेचर एंड कंटेंट ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। अभी जो हमने पढ़ा है बस वही चीज़ है, उसको थोड़ा अलग तरीके से यहाँ पे और देख लेते हैं ताकि और ज़्यादा आप एग्जाम में पॉइंट्स बना सको। अगला है नेचर, व्हाट इट इज लाइक। पहला है रीजन बेस्ड, यानी कि हमने भी देखा कि जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम लॉजिक का यूज़ करते हैं, थिंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, चीज़ों को समझते हैं कि पॉलिटिक्स सिर्फ बिलीव्स या इमोशंस नहीं है। देखो मैं बताती हूँ, हम यहाँ पे बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर रहे हैं कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट कैसा है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट कैसा है। आपका नेक्स्ट एग्जाम इंडियन पॉलिटिकल थॉट है ना, हम वो भी ऐसे अच्छे से पढ़ेंगे और ये भी, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट में आपको ना कुछ कोर चीज़ें दिखेंगी, जैसे कि बहुत ज़्यादा विमेंस राइट को लेके बात की गई है ना, जेंडर इक्वालिटी को लेके, दलित्स को लेके बात की गई है, कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, स्वराज को लेके, है ना, और भी कुछ डिस्क्रिमिनेशन को लेके। तो ये कुछ कोर चीज़ें हैं जिनको लेके जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट है वो चारों तरफ घूमता रहता है। बट वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में ना हमें बड़े बड़े आइडियाज़ मिले हैं, जैसे कि जस्टिस, पावर, राइट्स, फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वालिटी, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की जब हम बात करते हैं तो हम बिलीफ से इमोशंस की बात नहीं करते, हम यहाँ रियल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, हम यहाँ प्रैक्टिकल थोड़ी बात करते हैं। अगला है ह्यूमन सेंटर्ड, यानी कि जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स है ना, उन्होंने फोकस किया है कि जो लोग हैं वो कैसे, लाइक हाउ दे लिव, कैसे वो जीते हैं, कैसे वो सोचते हैं, उनको कैसे गवर्न किया जाना चाहिए। जैसे कोई एक थिंकर है, हम पढ़ेंगे, उनके हिसाब से जो ह्यूमन नेचर है वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है ना, और ये शायद मैकियावेली ही हैं जिनके हिसाब से जो ह्यूमन नेचर है बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, और जो प्रिंस है उसको बहुत ऐसे स्ट्रिक्ट होना चाहिए, है ना, बैड एक्शंस भी वो ले सकता है लोगों के भले के लिए, एंड रिजल्ट मैटर करता है, ये सारी चीज़ें। अगला है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, यानी कि ये जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है ये समय के साथ बदलते रहे और एंशिएंट से आप मॉडर्न आइडियाज़ की तरफ बढ़ते गए। ठीक है, अगला है डिबेट एंड क्रिटिसिज्म, यानी कि यहाँ पे क्या है, मैंने क्या बोला आपको, जैसे जस्टिस को लेके सबकी राय अलग है, ऐसे बहुत सारे थिंकर्स ने थ्योरी ऑफ स्टेट दी है, अपने अलग अलग प्रिंस बताएं कि एक प्रिंस आना ऐसा होना चाहिए, नहीं ऐसा होना चाहिए, प्रिंस को ये काम करना चाहिए, नहीं ये करना चाहिए। तो थिंकर्स जब यहाँ पे डिसएग्री करते हैं ना, तभी जो आइडियाज़ हैं वो इवॉल्व होते हैं, ग्रो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी फैमिली में आपसे आपके भाई बहन ने पूछा कि चलो बाहर कुछ खाने चलते हैं, ठीक है, आपने बोल दिया कि हाँ चलो, तो बात खत्म, आप लोग चले गए, चीज़ें आगे बढ़ी नहीं। बट आप बोलो कि नहीं, आप वहाँ पे डिसएग्री कर रहे हो कि नहीं, फिर आप 10 ऑप्शन और गिना दोगे, है ना, फिर वो भी आपको गिना देगा कि नहीं ये नहीं, फिर तो यहीं चल लो, यहीं चलो, है ना। तो इस तरीके से जब आप डिसएग्री करते हो ना, तब नए नए आइडियाज़ आते हैं, चीज़ें इवॉल्व होती हैं। ठीक है, अगला है फोकस ऑन जस्टिस एंड पावर, इट आस्क क्वेश्चंस अबाउट फेयरनेस, लॉ एंड हु शुड हैव द पावर। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का नेचर थोड़ा ऐसा है कि यहाँ पे हम जस्टिस और पावर के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, अगला है कंटेंट, व्हाट इट टॉक्स अबाउट। पहला है स्टेट एंड गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट क्या होता है, क्या गवर्नमेंट होती है, कैसे गवर्नमेंट बनती है, कौन गवर्नमेंट को चलाता है, ये सारी चीज़ें थिंकर्स ने अपनी थ्योरीज में बताई हुई हैं। अगला है लिबर्टी एंड राइट्स, यानी कि इसके अंदर हम पढ़ते हैं द इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम्स, राइट्स एंड प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल्स, कि इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करना क्यों ज़रूरी है, फ्रीडम देनी क्यों ज़रूरी है, सब। ठीक है, अगला है जस्टिस एंड लॉ, यानी कि इसके अंदर हम पढ़ते हैं जस्टिस का मतलब क्या होता है, कानून कैसे फेयर होता है, कानून कौन बनाता है, कैसे बनाता है, किसने किसको ये हक दिया, ये सारी चीज़ें। डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ते हैं, अथॉरिटी के बारे में पढ़ते हैं, सिटीजन्स के रोल्स, उनके ड्यूटीज और राइट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर फिनिश। अब हम पढ़ेंगे थिंकर्स के बारे में। ठीक है, ये जो 3 क्वेश्चन करे इसमें से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, और बाकी जो आगे करेंगे उनमें से तो डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलो तो पहले इसको कंक्लूड कर देते हैं। इन शॉर्ट, जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है वो काफ़ी एक लॉन्ग कॉन्वर्जेशन है, ठीक है, जो बहुत समय से चलती आ रही है।
नए नए आइडियाज आ रहे हैं, रीजंस दिए जा रहे हैं और एक्सपीरियंस से आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन के अंदर ना आपके 5 से 6 क्वेश्चन है, या फिर तो पूछ सकते हैं एग्जामिन एरिस्टोटल्स व्यूज ऑन रेवोल्यूशन, या पूछ लेंगे थ्योरी ऑफ जस्टिस या थ्योरी ऑफ स्टेट या एरिस्टोटल के जो व्यूज थे प्रॉपर्टी फैमिली स्लेवरी को लेके। ठीक है, बहुत डीप नहीं जाएंगे बट सारे कंसेप्ट को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो पहला है एरिस्टोटल्स व्यू ऑन रेवोल्यूशन। तो पहला है कॉज ऑफ रेवोल्यूशन। एरिस्टोटल का मानना है कि रेवोल्यूशन तब होता है जब किसी इंसान को ये फील होता है कि, या समाज के किसी ऐसे वर्ग को, सेक्शन को ये फील होता है कि उनको बहुत अनफेयर तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, फिर बहुत रॉन्गली ट्रीट किया जा रहा है ना, तभी रेवोल्यूशन होता है। दूसरा रोल ऑफ इनइक्वालिटी, ये कह रहे हैं कि रिच और पुअर के बीच का जो गैप होता है ना, उसकी वजह से जो पुअर है वो एंग्री हो जाते हैं और फिर अनरेस्ट होता है। देखो मैं एक बात बताती हूँ, ऑल्दो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, कार्ल मार्क्स का एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा जो 10th क्वेश्चन होता है, लास्ट क्वेश्चन, वो पिछले 5 या 10 साल से कार्ल मार्क्स का ही आ रहा है और हम नेक्स्ट वीडियो में वो करेंगे। लेकिन थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे भी दे देती हूँ ताकि इस पॉइंट को समझ जाओ। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम होता है, जो पूंजीवाद होता है, वहाँ पे जो अपर क्लास होती है, जो रिच होते हैं, यानी जो कंपनी के मालिक होते हैं, ठीक है, यानी कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो लेबर्स और वर्कर्स होते हैं ना, वो उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, यानी कि फेयर वेजेस नहीं देते, बहुत लंबे समय तक काम कराते हैं, कोई मेडिकल या हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं होती है, वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं होती हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जो पुअर लोग हैं वो परेशान हो जाते हैं और फिर वो क्या करते हैं, रेवोल्यूशन लेके आते हैं और कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद को उठा के फेंक देते हैं और सोशलिज्म आ जाता है। सोशलिज्म का मतलब है जहाँ पे जो सारी पावर है वो पब्लिक के हाथ में रहेगी, यानी कि पब्लिक ओनरशिप। बाकी डिटेल में वहां पढ़ेंगे। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं, जब इनइक्वालिटी होती है, जब रिच और पुअर के बीच का गैप बढ़ जाता है, तो जो पुअर हैं वो एंग्री हो जाते हैं, फिर अनरेस्ट हो जाता है और फिर रेवोल्यूशन होता है, क्योंकि वहां पे उनको फील होता है कि नहीं, हमें फेयर तरीके से ट्रीट किया नहीं जा रहा है। ठीक है, अगला है डिजायर फॉर पावर। भाई ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जहां तक मुझे लगता है, ठीक है, जिसको पावर नहीं चाहिए, मनी नहीं चाहिए, रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, और इसी चीज के लिए सब लोग लड़ रहे हैं। ठीक है, मैं फिर से बोल रही हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ एग्जांपल्स जो देती हूँ वो मेरे अपने हैं, बाकी सारी चीज़ें वेरीफाइड सोर्सेज से ली गई हैं, आपकी बुक से और जो जितना भी मटेरियल है या फिर जो भी आपकी एक्स्ट्रा बुक्स और स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं वहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे एरिस्टोटल कहते हैं कि रेवोल्यूशन तब होता है जब लोगों को ये फील होता है कि उनको पावर चाहिए, उनको मनी चाहिए, उसको थोड़ी रिस्पेक्ट चाहिए। जैसे अभी हमने पढ़ा, वर्कर वाले डिस्कस किया, जो वर्कर्स थे उन्होंने क्यों रेवोल्यूशन किया, क्योंकि उनको फेयर वेजेस नहीं मिल रहे थे। भाई एक सिंपल सी चीज़ देखो, जो मेन्स ऑफ प्रोडक्शन का मालिक है उसे क्या चाहिए, प्रॉफिट, और जो वहाँ पे वर्कर्स है उन्हें क्या चाहिए, थोड़ी इज्जत, थोड़े लिमिटेड आवर्स में काम कराओ, किसी को चोट लग जाए तो उसको थोड़ा कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कराओ, है ना, और फेयर वेजेस उनको दो कि जो बनता है उतना भी उनको पैसा दो ताकि वो भी खुशी खुशी घर जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे इनको बस यही चाहिए। जैसे आपने देखा हो, ब्लिंकिट के बहुत सारे जो डिलीवरी वाले हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, है ना, कर रहे थे, मतलब क्यों, क्योंकि ब्लिंकिट ने उनके पैसे जो हैं वो घटा दिए। मान लो अगर पहले उन्हें एक डिलीवरी के 20 रुपये मिलते थे तो अभी 10 मिलते हैं। ये एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, ठीक है, जो कि सही है, मतलब रियल है, प्रोटेस्ट हो रहा है, बट ये जो अमाउंट है ये फिक्स्ड मुझे नहीं पता है। ठीक है, शायद इतना ही है। तो ऐसे क्या होता है, ऐसे अगर मान लो कि डिलीवरी बॉय आपके घर आ रहा है, उसको रास्ते में चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो क्या कंपनी का मालिक उसको हॉस्पिटल लेके जाएगा? नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको सिर्फ फर्क पड़ता है कि डिलीवरी टाइम से पहुंच जाए, वरना जो कंज्यूमर है वो कंप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो ये वही कह रहे हैं कि यहाँ पे हर किसी को पावर चाहिए, मनी चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, नहीं मिलती है तो फाइट करते हैं, वो आवाज़ तो हर कोई उठाएगा। अगला है प्रिवेंटिंग रेवोल्यूशन, यानी कि जो गुड रूलर्स होते हैं, जो अच्छे रूलर्स होते हैं, वो सभी लोगों को फेयर तरीके से ट्रीट करते हैं, जिसकी वजह से समाज में बैलेंस बना रहता है और कोई रेवोल्यूशन नहीं होता। अगला है इम्पॉर्टेंस ऑफ लॉज, यानी कि अगर आप मजबूत कानून बनाओगे, ऐसे कानून बनाओगे जिससे कि पीस बना रहे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, लोग खुश रहें, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिले, फेयर ट्रीटमेंट मिले, तो रेवोल्यूशंस होंगे ही नहीं, है ना। In short, Aristotle thought revolutions start from unfairness and conflict and they can be avoided if rulers are just and fair to everyone. कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। अगला है प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी को लेकर एरिस्टोटल का क्या मानना है, तो ये कहते हैं कि भाई जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो नेचुरल है और इम्पॉर्टेंट है। क्यों है? हर वो चीज़ जो आप ओन करते हो, आप उसकी कदर करते हो।
अगर आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हो ना, सीट गंदी हो रही है, कोई खड़ा होकर सीट तोड़ रहा है, खिड़की टूटी हुई है ना, या फिर एसी खराब हो गया है या कोई भी चीज़ है, आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपकी खुद की कार, बाइक, स्कूटी खराब हो जाए तो आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। खराब छोड़ो, धूल मिट्टी भी आ जाए तो भी फर्क पड़ेगा, है ना। ऐसे ही एरिस्टोटल का मानना है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो नेचुरल है, वो इम्पॉर्टेंट है, और लोग उन चीज़ों की ज़्यादा केयर करते हैं जो उनकी खुद की होती है। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी को आप दो तरीके से यूज कर सकते हो। पहला इंडिविजुअल्स के लिए, और दूसरा कम्युनिटी यानी लोगों को यहाँ पे हेल्प करने के लिए। ठीक है। फैमिली को लेकर एरिस्टोटल क्या कहते हैं? फैमिली को लेकर थोड़ी इनकी चीजें अलग हैं। इनका मानना है जो फैमिली है वो सोसाइटी की एक बेसिक यूनिट है, जिसके अंदर हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन और कभी कभी स्लेव्स भी आते हैं। अब यहाँ पे इनका मानना है कि जो फैमिली होती है वो अच्छे संस्कार देती है, अच्छी वैल्यूज देती है, अच्छी हैबिट्स हमें सिखाती है, तो फैमिली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। फैमिली को यहाँ पे ये ना थोड़ा मस्कुलिन साइड पे थे कि फैमिली को जो फादर होते हैं वो लीड करते हैं, और जो फीमेल्स होती हैं, जो यानी मदर्स होती हैं, उनका काम होता है कि बच्चे पालना और फादर की रिस्पेक्ट करना, और बच्चों का काम होता है फादर को ओबे करना। और ये कह रहे हैं जो स्ट्रॉन्ग फैमिलीज होती हैं वही एक स्ट्रॉन्ग सोसाइटी बनाती है। ठीक है। स्लेवरी को लेके क्या कहना है, ये देखो, ये थोड़ा अजीब है। तो एरिस्टोटल बोलते हैं कि जो स्लेव्स होते हैं ना वो नेचुरल होते हैं, यानी कि जो लोग स्लेव्स होते हैं, जो लोग सर्वेंट्स होते हैं, गुलाम जो होते हैं, नौकर जो होते हैं, वो पैदा इस चीज़ के लिए होते हैं, वो नेचुरली इस चीज़ के लिए पैदा होते हैं। ही थॉट स्लेवरी वॉज यूजफुल फॉर हाउस होल्ड एंड सोसाइटी, समाज के लिए, हाउस होल्ड के लिए स्लेवरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस व्यू इज आउटडेटेड एंड अनफेयर टुडे, बट आज के टाइम पे ये बहुत आउटडेटेड हो गया है। ठीक है। ही बिलीव्ड स्लेव्स डोंट हैव द सेम एबिलिटी टू रीजन। ये कहते हैं कि जो स्लेव्स होते हैं ना उनके पास बाकी लोगों जितनी एबिलिटी नहीं होती, क्योंकि देखो अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा है, उसकी रीजनिंग अच्छी है, यानी कि वो चीज़ों को समझ सकता है, वो रिसर्च कर सकता है, वो फैक्ट्स को जान सकता है, वो लॉजिकल थिंकिंग रख सकता है। लेकिन जो स्लेव्स होते हैं उनके पास इतना दिमाग नहीं होता, उनकी इतनी एबिलिटी नहीं होती, तो इनके हिसाब से वो नेचुरली बॉर्न स्लेव्स होते हैं। ठीक है। बट ये जो मॉडर्न आइडियाज़ हैं, जो नए नए थिंकर्स हैं, उन्होंने इस आइडिया को रिजेक्ट किया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। अगला है पॉलिटिक्स एंड एथिक्स। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है, सारे ही इंपॉर्टेंट है इवन दो। पॉलिटिक्स एंड एथिक्स को लेकर इनका क्या है, ये कह रहे हैं पॉलिटिक्स और एथिक्स दोनों ही कनेक्टेड है, और दोनों ही आपको एक अच्छे जीवन की तरफ लेके जाते हैं, बोथ एम फॉर अ गुड लाइफ। ठीक है। अभी कहते हैं एक स्टेट का काम होता है, और एक स्टेट करता क्या है, एक स्टेट का काम होता है, एक स्टेट करता है लोगों की लाइफ को अच्छा बनाना। एक वेलफेयर स्टेट क्या होता है, जो लोगों के भले के लिए काम करता है, लोगों का कैरेक्टर अच्छा बनाता है ना, बिकम वर्चुअस। हैप्पीनेस इज द हाईएस्ट गोल ऑफ लाइफ। लाइफ का हाईएस्ट गोल क्या होना चाहिए, हैप्पीनेस, खुश। और वो कब होगा, जब जो रूलर होगा वो अच्छा होगा, लोगों के लिए काम करेगा। ठीक है। अगला है एथिक्स टीच इंडिविजुअल बिहेवियर, पॉलिटिक्स ऑर्गेनाइज सोसाइटी। जो एथिक्स होते हैं ना वो एक इंडिविजुअल के बिहेवियर के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है। और जो पॉलिटिक्स है वो ऑर्गेनाइज करती है सोसाइटी को। ठीक है। एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा सिटीजन वही होगा जो एक्चुअल में गुड होगा और एक मॉरल पर्सन होगा। अगर आप एक मॉरल व्यक्ति नहीं हैं, ठीक है, अगर आप एक मॉरल पर्सन नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप अपने फंडामेंटल राइट्स को तो एंजॉय करेंगे, लेकिन आप दूसरों के फंडामेंटल राइट्स को हार्म करोगे, है ना। आप ड्यूटीज नहीं अपनी निभाओगे। ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, हमें अगर राइट्स मिले हैं, पावर मिली है, लिबर्टी, अथॉरिटी, फ्रीडम, ये सारी चीज़ें मिली है, तो हमें कुछ ड्यूटीज भी तो मिली है, जैसे टैक्स भरना, लोगों को हार्म ना करना, लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ ना जाना, रूल्स को ब्रेक ना करना, है ना। तो फिर यहाँ पे जो मॉरल होगा वो ऐसे रूल्स ब्रेक नहीं करेगा और रूल्स को फॉलो करेगा। ठीक है। इन शॉर्ट कंक्लूड कर देते हैं, Aristotle believed in private property, strong families, and a natural order including slavery, which we now reject. He saw politics and ethics as working together to help people live happy and good lives. ठीक है। अगला है एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो इनके हिसाब से जस्टिस का क्या मतलब है। पहला है जस्टिस का मतलब होता है फेयरनेस, यानी जस्टिस का मतलब है जस्टिस इज अबाउट गिविंग ईच पर्सन व्हाट दे डिजर्व। हर व्यक्ति जो डिजर्व करता है जब उसको वो मिल जाए तो वो न्याय है, जस्टिस है ना। दो तरीके के जस्टिस होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव, करेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब होता है कि आप लोगों को रिवॉर्ड्स और ऑनर्स देते हो उनके मेरिट के बेस पे। करेक्टिव जस्टिस का मतलब होता है कि लोगों की हरकतों के हिसाब से उनको पनिशमेंट देना। ठीक है। यानी जो भी लोगों ने रॉन्ग एक्शंस लिए हैं, अनफेयर एक्शंस लिए हैं,
उसके हिसाब से पनिशमेंट ये क्या होता है, करेक्टिव जस्टिस, उसको करेक्ट कर रहे हो। और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में क्या कर रहे हो, आप रिसोर्सेज को फेयर तरीके से शेयर कर रहे हो, ऑनर्स दे रहे हो, रिवॉर्ड्स दे रहे हो, ये सारी चीज़ें। अगला है इक्वालिटी एंड मेरिट, यानी कि equal should be treated equally and those who are different should be treated differently based on their contribution or need. एक स्कूल के अंदर 10 टीचर हैं और अगर 5 जो हैं वो आपके सर्वेंट्स हैं, ठीक है, स्कूल के अंदर क्या होते हैं, सर्वेंट्स थोड़ी होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, मुझे भी याद नहीं आ रहा है शायद, ठीक है, बता देना मुझे कमेंट में। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि स्कूल के अंदर जो 10 टीचर हैं उनको सेम ट्रीटमेंट मिलेगा, है ना, और वहीं पे जो 5 सर्वेंट्स हैं उनको सेम ट्रीटमेंट मिलेगा। ऐसा तो नहीं है जो ट्रीटमेंट आपका टीचर को मिल रहा है वही सेम सर्वेंट्स को मिलेगा, नहीं ना। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं जो इक्वल है उनको इक्वली ट्रीट करो और जो अनइक्वल है उनको अनइक्वली ट्रीट करो, ठीक है। अगला है जस्टिस कीप सोसाइटी स्टेबल, यानी कि अगर आप न्याय रखोगे लोगों को, आप जस्टिस प्रोवाइड कराओगे तो लोग भी फिर क्या है, लॉ एंड ऑर्डर को मानेंगे और पीस मेंटेन रहेगा, ठीक है, सोसाइटी में एक बैलेंस बना रहेगा। अगला है जस्टिस इज द हाईएस्ट वर्च्यू इन सोसाइटी, इट गाइड्स लॉज इन बिहेवियर सो एवरीवन लिव्स टुगेदर फेयरली, यानी कि कहते हैं कि जस्टिस क्या है, हाईएस्ट वर्च्यू है सोसाइटी के अंदर, ठीक है, यानी कि अगर सबको न्याय मिलेगा, है ना, तो फिर क्या होगा, सब फेयरली एक साथ रहेंगे, ठीक है, पीसफुली रहेंगे। अगला है एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ स्टेट। पहला है ह्यूमंस आर पॉलिटिकल बाय नेचर, यानी कि जो लोग हैं वो नेचुरली एक कम्युनिटी में पैदा हुए हैं और एक स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगला है द स्टेट एग्जिस्ट फॉर द गुड लाइफ, यानी कि स्टेट क्यों है, स्टेट का मेन काम है आपकी जिंदगी को अच्छा बनाना। अच्छा कैसे बनाना, आपके वेलफेयर के लिए काम करना, ठीक है, आपको प्रोटेक्ट करना, राइट्स देना, ये सारी चीजें। अगला है स्टेट कम्स आफ्टर फैमिली एंड विलेज, यानी कि सबसे पहले आप एक फैमिली में बॉर्न हुए तो सबसे पहले एक फैमिली आती है, बहुत सारी फैमिलीज मिलके फिर एक विलेज बनता है, और बहुत सारे जब फिर आप विलेजेस को ज्वाइन कर देते हो तब जाके फिर एक स्टेट बनता है, ठीक है। अगला है बेस्ट स्टेट हैज मिक्स्ड गवर्नमेंट, ठीक है। अ गुड स्टेट बैलेंसेस मोनार्की रूल बाय वन, एरिस्टोक्रेसी रूल बाय फ्यू एंड डेमोक्रेसी रूल बाय मेनी पीपल। इन्होंने बताया है कि जो एक बेस्ट स्टेट होता है वो होता है जिसमें सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि मोनार्की होती है, यानी कि कोई एक राजा होते हैं वो रूल कर रहे होते हैं, एरिस्टोक्रेसी होती है जहाँ पे कुछ लोग रूल कर रहे होते हैं, डेमोक्रेसी होती है जहाँ पे सब लोग मिलकर रूल कर रहे होते हैं, ठीक है। स्टेट्स रोल, स्टेट का क्या रोल होता है, इट क्रिएट्स लॉज एंड कंडीशंस टू हेल्प सिटीजन्स लिव हैप्पीली एंड जस्ट, यानी कि ये कह रहे हैं स्टेट का काम होता है लॉज बनाना और ऐसी कंडीशन प्रोवाइड कराना जिससे जो लोग हैं वो हैप्पीली और जस्टली यानी जस्टिस भरी न्यायपूर्ण जिंदगी वो लोग जी सकें, ठीक है। इन शॉर्ट एरिस्टोटल सेड जस्टिस मीन्स फेयरनेस एंड इज की टू अ गुड सोसाइटी, द स्टेट इज नेचुरल एंड एग्जिस्ट टू हेल्प पीपल लिव इन अ हैप्पी एंड मोरल लाइफ। क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्कस प्लेटोज व्यूज ऑन द आइडियल स्टेट, व्हाट क्वालिटीज डज प्लेटो सजेस्ट फॉर द रूलिंग क्लास, यानी कि अब हम बात करेंगे कि प्लेटो के हिसाब से आइडियल स्टेट क्या है और जो रूलिंग क्लास है उसके लिए क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ठीक है। चलो तो बात करते हैं प्लेटो की। तो प्लेटो एक बहुत ही फेमस एंशिएंट ग्रीक थिंकर रहे हैं, ठीक है, सोक्रेट्स के ये स्टूडेंट थे और इनके डिसिपल कौन थे, एरिस्टोटल, ठीक है। इन्होंने फिलॉसफी, पॉलिटिक्स और एक अच्छी लाइफ आप कैसे जी सकते हो इन सभी चीज़ों के बारे में राइटिंग्स लिखी हुई हैं, ठीक है। ही बिलीव्ड इन अ परफेक्ट स्टेट रूल्ड बाय वाइज लीडर्स कॉल्ड फिलोसफर्स एंड किंग्स, हिज आइडियाज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टिल स्टडी टुडे। आज के टाइम पे हम स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में पूरी दुनिया भर में इनके जो आइडियाज़ हैं हम उनको भी पढ़ रहे हैं। इन्होंने बताया है कि जो एक वाइज लीडर होता है वही फिलोसफर या किंग बनता है, ठीक है। बात करते हैं प्लेटो के आइडियल स्टेट के बारे में। पहला है 3 क्लासेस, यानी प्लेटो के हिसाब से आइडियल स्टेट के अंदर 3 क्लास होती है, ठीक है। सोसाइटी बटी हुई है 3 ग्रुप्स के अंदर। सबसे पहले होते हैं रूलर्स जो सबसे वाइज होते हैं, ठीक है, वो कौन होते हैं, रूलर्स। उसके बाद जो सबसे ब्रेव होते हैं वो कौन होते हैं, सोल्जर्स। उसके बाद फिर जो फार्मर्स और ट्रेडर्स होते हैं वो होते हैं वर्कर्स। तो सोसाइटी के अंदर ये 3 जो ग्रुप्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। चलो अगला है जस्टिस। Justice happens when each class does its own job and doesn't interfere with others. अब देखो इनका कंसेप्ट समझो। प्लेटो कहते हैं कि क्योंकि हमारी जो एक आइडियल स्टेट है वहाँ पे ये 3 ग्रुप होते हैं, सोल्जर और
वर्कर, फार्मर और आपका जो रूलर होते हैं, जब ये तीनों अपना अपना काम करते हैं ना और कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करता है, तो क्या होता है कि एक जस्ट सोसाइटी बनी रहती है ना, जस्टिस तभी अचीव कर पाते हैं। यानी कि जब सोल्जर, फार्मर और रूलर तीनों अपने अपने काम में बिजी होंगे, अपने काम को कैसे बेहतर करें ये देखेंगे और एक दूसरे को नहीं ब्लेम करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे एक दूसरे के काम में, तो जस्टिस ऑटोमेटिकली प्रोवाइड हो जाएगा सबको। अगला है रूलर्स रूल विद विजडम, यानी कि अब देखो इसको ना अभी हम आगे समझते हैं। तो बेसिकली इन्होंने ना 3 स्टेजेस रखी थी एजुकेशन की, ठीक है। अब वो कौन सी है यहाँ से देखते हैं, 5th वाले पॉइंट से, उसके पहले 3-4 पढ़ लेते हैं। तो जो रूलर्स होते हैं ना वो सबसे वाइस होते हैं। जरूरी नहीं है कोई इंसान बहुत रिच है या बहुत स्ट्रांग है तो उसको रूलर बना दो, नहीं, जो बहुत वाइस है यानी जिसको हायर एजुकेशन दी गई है, जिसके पास सोचने समझने की शक्ति बहुत ज्यादा है, वो रूलर बनेगा। अगला है नो प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर रूलर्स। अब यहाँ पे ये कहते हैं रूलर्स और सोल्जर्स की कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी या फैमिली नहीं होनी चाहिए, है ना। अब क्यों नहीं होनी चाहिए मैं समझाती हूँ। प्लेटो का मानना था कि जो सोल्जर्स होते हैं और जो रूलर्स होते हैं, अगर इनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी या फैमिली होगी ना, तो उनका ध्यान रहेगा कि अच्छा हमारी प्रॉपर्टी है तो हम क्यों सोल्जर बने हुए, अपनी प्रॉपर्टी पे बढ़िया कुछ काम करते हैं, या अच्छा हमारी फैमिली है तो मुझे अपनी वाइफ के पास जाना चाहिए, पेरेंट्स के पास, बच्चों के पास जाना चाहिए। तो फिर जो सोल्जर है वो भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा देश को, और जो रूलर है वो भी देश के लिए काम नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो सोल्जर्स होते हैं और जो रूलर्स होते हैं उनकी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी और फैमिली होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। और जब हम आगे एग्जाम्स के बाद इसको थोड़ा डीप में पढ़ेंगे, अगर आप दोबारा पढ़ोगे तो हम समझेंगे कि किस तरीके से उन्होंने बताया है, ठीक है, इस चीज़ को। अगला है एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। अब ये कह रहे हैं कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से आपको पता चलेगा कि आप सोल्जर हैं या फिर आप रूलर हैं या फिर आप वर्कर हैं, ठीक है। कैसे वो देखते हैं, अच्छा वो आगे देखेंगे अभी हम, ठीक है। तो अगला है क्वालिटीज प्लेटो सजेस्ट फॉर द रूलिंग क्लास। रूलिंग क्लास के लिए प्लेटो ने क्या क्या क्वालिटीज को सजेस्ट किया है। पहला है विजडम, यानी कि जो किंग्स होते हैं, जो फिलोसफर्स होते हैं, दे मस्ट नो व्हाट इज गुड फॉर ऑल एंड हैव डीप नॉलेज। यानी कि जो किंग्स होते हैं, फिलोसफर्स होते हैं, उनको डीप नॉलेज होनी चाहिए और उनको पता होना चाहिए कि किसके लिए क्या सही है। अगला है ट्रुथ लविंग, यानी कि जो फिलोसफर है, किंग्स होने चाहिए, वो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलने चाहिए और उनको हमेशा सच ही बोलना चाहिए, सच के साथ ही उनको हमेशा रहना चाहिए। अगला है सेल्फ कंट्रोल, यानी कि जो रूलर्स हैं वो ग्रीडी, लालची नहीं होने चाहिए और सेल्फिश यानी कि मतलबी भी नहीं होने चाहिए। करेजियस होने चाहिए, जस्टिस के लिए उनको आवाज़ उठानी चाहिए और स्टेट के भले के लिए, सिटीजन्स के भले के लिए उनको काम करना चाहिए। वेल एजुकेटेड होने चाहिए, और जो सबसे मुश्किल ट्रेनिंग है ना प्लेटो के जो स्कूल हैं उनके हिसाब से, वो रूलर्स की ही है, ठीक है। अगला है इन शॉर्ट प्लेटोज आइडियल स्टेट इज रूल्ड बाय वाइस एंड ऑनेस्ट लीडर फिलोसफर किंग वेयर एवरीवन डज देयर ड्यूटी एंड लिव्स फॉर द गुड ऑफ ऑल। अब कुल मिला के इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि आइडियल स्टेट क्या है, तो प्लेटो के हिसाब से आइडियल स्टेट वो है जहाँ पे सबको जस्टिस मिले, और जस्टिस जब मिलेगा जब कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा और सब अपने काम को अच्छे से निभाएंगे, तो आइडियल स्टेट मिल जाएगा। अगला है किंग को कैसा होना चाहिए, सच बोलना चाहिए, लोगों के लिए काम करना चाहिए, जनता के लिए काम करना चाहिए, स्टेट के लिए काम करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा एजुकेशन भी होनी चाहिए, ठीक है। चलो अगेन यहाँ पे भी एक क्वेश्चन नहीं है, ये 3 क्वेश्चन है, बट टाइम कम है इसलिए इसको मैंने ऐसे कर दिया है। सो क्वेश्चन नंबर 6 है इवैल्यूएट प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ एजुकेशन, थ्योरी ऑफ आइडियाज और फॉर्म्स। ये जो थ्योरी ऑफ आइडियाज और फॉर्म्स है ना, ये थोड़ी अजीब है, ठीक है, अलग दुनिया का आभास होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक अलग ही दुनिया के बारे में बात की गई है, आपकी इमेजिनेशन की दुनिया के बारे में। चलो पहला है व्हाट इज जस्टिस फॉर प्लेटो। प्लेटो के लिए जस्टिस क्या है, तो अभी हम पढ़ के आए यही चीज। जस्टिस मीन्स डूइंग योर ओन वर्क, जब आप अपना काम करते हो, किसी और के काम में इंटरफेयर नहीं करते हो, तो वो जस्टिस होता है। 3 क्लास बताई इन्होंने समाज के अंदर, रूलर्स होते हैं, ठीक है, सोल्जर्स होते हैं और वर्कर्स होते हैं। जस्टिस कब होता है, जब तीनों अपने रोल्स को प्रॉपरली निभाएं और एक दूसरे के काम में इंटरफेयर ना करें। हार्मनी एंड बैलेंस, यानी कि जस्टिस जो है उसकी वजह से समाज के अंदर पीस और बैलेंस बना रहता है, और वो कब बना रहता है, जब हर किसी की सोल अपनी सही जगह पे होगी। जो सोल्जर है वो पूरी तरीके से ध्यान दे रहा है बॉर्डर्स के ऊपर, जो रूलर है वो पूरी तरीके से ध्यान दे रहा है देश के ऊपर, और जो वर्कर है वो पूरी तरीके से ध्यान दे रहा है अपने जो भी वो फार्मिंग कर रहा है या जो भी कर रहा है उसके ऊपर, ठीक है। अगला है जस्टिस इज नॉट जस्ट अबाउट लॉज, यानी कि प्लेटो के लिए जस्टिस
कहीं बहुत ज़्यादा है सिर्फ रूल्स को ओबे करने से। होता है कि रूल्स बना दिए, इनको फॉलो करो। एक होता है नहीं, रियल में जस्टिस क्या है। तो प्लेटो के लिए जस्टिस बहुत कुछ है। इट इज़ अ मॉरल एंड इनर क्वालिटी ऑफ फेयरनेस एंड ऑर्डर। ठीक है, तो जस्टिस क्लियर हो गया प्लेटो के लिए। चलो अगला है, अगला भी यही है। अच्छा, उन्होंने इवेलुएट करने के लिए बोला है ना, तो गुड्स एंड बैड्स भी बताने। स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं? स्ट्रेंथ्स क्या हैं? तो पहला तो इन्होंने मॉरल और इनर जस्टिस के ऊपर काम किया, सिर्फ लॉस के ऊपर काम नहीं किया। ठीक है, दूसरा हार्मनी के ऊपर ध्यान दिया है, समाज के अंदर कैसे ऑर्डर बना रहेगा, शांति बनी रहेगी, रूल्स को फॉलो किया जाएगा, इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया है। अगला है, यहाँ पे इन्होंने जस्टिस को सिर्फ पनिशमेंट तक नहीं समझाया, है ना। बहुत से लोग होते हैं जब आप उनसे पूछते हो जस्टिस क्या है, तो उनके लिए आपको पता है जस्टिस क्या होता है, कि भाई जो गलत है उसको पनिशमेंट दे दो, ये न्याय है। बट इन्होंने इस चीज़ से कहीं बहुत बढ़ के हमें जस्टिस का मतलब समझाया है। अब वीकनेसेस क्या है? भाई देखो, वीकनेसेस है पहली, इन्होंने ना लोगों को खुद से डिवाइड कर दिया एक फिक्स्ड क्लास के अंदर। यानी कि यहाँ पे ना इन्होंने देखो एजुकेशन की 3 स्टेजेस बताई थी, कि जब लोग छोटे होंगे, है ना, बच्चे होंगे, तो उनको अलग तरीके की एजुकेशन यानी कि एथिक्स और एटिकेट्स, मैनर्स, मॉरल ड्यूटीज, ये सब सिखाया जाएगा। फिर जब बड़े होंगे तब मैथमेटिक्स वगैरह सिखाई जाएगी। फिर उसके आगे जो जाएगा वो फिलोसफर किंग्स होते हैं, जिनकी बहुत ही रिग्रेस ट्रेनिंग होती है पूरी। ठीक है, तो वीकनेस ये है कि इन्होंने अपने हिसाब से लोगों को फिक्स्ड कर दिया क्लासेस के अंदर, जो कि बहुत ही अनफेयर है। दूसरा, यहाँ पे पर्सनल फ्रीडम और राइट्स के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। यानी कि आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि एक रूलर और एक सोल्जर के पास फैमिली नहीं होगी या प्रॉपर्टी नहीं होगी, है ना। अगला है, ये बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक है। तो रियल लाइफ में ऐसे नहीं होगा ना कि अगर लाखों सोल्जर हैं तो सब बोल देंगे कि जी हमें तो फैमिली चाहिए ही नहीं, हमें तो प्रॉपर्टी चाहिए ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ये बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक है। ठीक है, अगला है थ्योरी ऑफ एजुकेशन। देखो वही वाला आ गया। एजुकेशन प्लेटो के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लेटो का ये मानना है कि एजुकेशन जो है वो हमारे माइंड और कैरेक्टर दोनों को शेप करती है। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। यानी कि जब बचपन होता है तभी से एजुकेशन शुरू हो जाती है, चाइल्डहुड से, और वो हमारी थ्रू आउट लाइफ जिंदगी भर तक चलती रहती है। अगला है डिफरेंट फॉर ईच क्लास। अब ये देखो, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो अलग अलग लोग हैं, रूलर्स के लिए अलग एजुकेशन, सोल्जर्स के लिए अलग और वर्कर्स के लिए अलग। और वो क्या होगी, वो भी यही डिसाइड करेंगे, वो इनका स्कूल है वही सब डिसाइड करता है। ठीक है, अब ये पहली स्टेज है, फोकस ऑन मॉरल एंड डिसिप्लिन। पहली स्टेज में अर्ली ईयर्स में चिल्ड्रंस को गुड बिहेवियर, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन सिखाया जाएगा। फिर जब वो थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो फिजिकल मेंटल ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको स्पोर्ट्स में डाला जाएगा, म्यूजिक, मैथमेटिक्स, फिलोसफी, इन सारी चीज़ों का ज्ञान दिया जाएगा। और उसके बाद अब जो यहाँ से बच्चे छटेंगे वो जाएंगे हायर एजुकेशन के लिए, जो कि बनेंगे रूलर्स, यानी कि जो फ्यूचर रूलर्स होंगे, फिलोसफर किंग्स होंगे। उनके यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग, फिलोसफी, ठीक है, इन सारी चीज़ों पे काम किया जाएगा। ठीक है, अगला है पर्पस इज जस्टिस एंड गुड सोसाइटी। तो ये सारी जो इतनी दुनिया भर की थ्योरीज हम पढ़ रहे हैं, या इन्होंने जितनी बातें कही हैं, इसका पर्पस क्या है ना, या फिर एजुकेशन का पर्पस क्या है। सो एजुकेशन शुड हेल्प बिल्ड अ जस्ट एंड वेल ऑर्डर्ड सोसाइटी। अगर सब एजुकेटेड होंगे तो एक जस्ट सोसाइटी रहेगी और एक ऑर्डर मेंटेन रहेगा समाज के अंदर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अगला है थ्योरी ऑफ आइडियाज एंड फॉर्म्स। अब यहाँ पे देखो, प्लेटो कहते हैं कि भाई ये जो दुनिया है ये दो दुनिया है। ठीक है, दो वर्ल्ड हैं, देर आर टू वर्ल्ड्स। पहला है रियल वर्ल्ड जिसमें हम रह रहे हैं, ये बहुत इम्परफेक्ट है और चेंजिंग है, ये बदलता रहता है। अभी कोई सामान रखा है, कहीं और रखा होगा, अभी मेरा गला खराब है, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा, है ना, बहुत सारी चीजें बदलती रहती है। एक जो दूसरा वर्ल्ड है वो है वर्ल्ड ऑफ आइडियाज और फॉर्म, जो कि परफेक्ट है, जो कि बदल नहीं सकता। आपके दिमाग में हमेशा से एक इमेज है कि यार पहाड़ों पे जाना है, ऐसा ऐसा व्यू होगा और सारी चीजें, तो वो आपके दिमाग में हमेशा रहेगी ही, वो दिमाग में बदलेगी नहीं। असल में पहाड़ कैसे भी है वो अलग चीज है, बट वो दिमाग में ऐसा रहेगा। अब दिमाग में थोड़ी सोचोगे कि अच्छा पहाड़ है, अब वो टूट गए, अब इतने में वहां तक पहुंचूंगी, इतने वो फिर इतने बड़े हो जाएंगे, ये होगा, ऐसे थोड़ी सोचते हो। पहाड़ सोचे तो सिर्फ पहाड़ सोचे, है ना। दो दुनिया, एक जिसमें हम दिमागी रूप से जीते हैं, यानी कि जो हमारे आइडियाज और फॉर्म्स के ऊपर हम ध्यान देते हैं, इमेजिनेशन वाली दुनिया। दूसरी है जिसमें आप रह रहे हो। तो इनके हिसाब से जो बेस्ट दुनिया है वो इमेजिनेशन वाली है, और जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वो कॉपी है। कैसे है देखो, कह रहे हैं फॉर्म्स आर परफेक्ट मॉडल्स। हम हर चीज जो यहाँ देख रहे हैं, एवरीथिंग वी सी इज अ कॉपी ऑफ अ परफेक्ट फॉर्म। यानी कि आपके दिमाग में, किसी के दिमाग में आया होगा कि भाई बैठने के लिए चेयर होनी चाहिए, उसने चेयर बना दी। फिर किसी के दिमाग में आया नहीं ये कंफर्टेबल नहीं है, नहीं इसमें ये कमी है, कंफर्टेबल नहीं है, छोटी है, बड़ी है, ऊंची है, नीची है, एडजस्ट नहीं हो रही।
और आज के टाइम पे देखो तो दुनिया भर की चेयर्स है ना, कंप्यूटर टेबल के लिए अलग है, स्टडी टेबल के लिए अलग है, ऑफिस के लिए अलग है, मतलब बहुत सारी तरीके की चेयर्स है। तो वो जो चेयर्स हैं वो सब कॉपी है, ओरिजिनल कहाँ है? ओरिजिनल है दिमाग में, ठीक है। अगला कह रहे हैं फॉर्म्स आर एटर्नल, यानी कि दीज परफेक्ट फॉर्म्स नेवर चेंज, दे आर नॉट मेड और डिस्ट्रॉयड। दिमाग में आपने जो चीज़ें बना ली ना, उनको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, वो चीज़ें कहीं ना कहीं बनी ही रहेंगी, है ना। अगला, लेकिन रियल में कर सकते हो। यानी दिमाग में आपने एक चेयर को डिज़ाइन कर लिया कि ऐसे नहीं ऐसे है, बट जब आप उसको प्रैक्टिकली बनाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि नहीं, ये मेजरमेंट्स दिमाग से नहीं, ये इंची टेप से लेने चाहिए थे, या जो भी मेजरमेंट टूल्स होते हैं, ठीक है। अगला है रियल नॉलेज। तो कह रहे रियल नॉलेज तब आएगी जब हम अपने आसपास की चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। ट्रू नॉलेज कम्स फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द फॉर्म्स, नॉट फ्रॉम सीइंग थिंग्स अराउंड अस, ठीक है। मतलब कि जब हम आसपास की चीज़ों को, ये नहीं कि आसपास जो सामान रखा है उसे देख रहे हैं, जो चीज़ें नहीं, यानी कि हम अपने दिमाग में जो हमारे आइडियाज़ हैं, फॉर्म्स, जब उनको रिलेट करके देखते हैं ना बाहर की चीज़ों से, तब जब हम डीप में पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो रियल नॉलेज कब मिलती है? जब आप अपने फॉर्म्स को समझते हो, सिर्फ अपने आसपास की चीज़ों को नहीं देखते हो, ठीक है। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म, द फॉर्म ऑफ द गुड इज द हाइएस्ट, इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड ऑल अदर फॉर्म्स, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसको फटाफट से खत्म कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ निकोलो मैकियावेली, व्यूज ऑन पॉलिटिक्स एंड फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। अब ये जो मैकियावेली है, इनके हिसाब से पॉलिटिक्स और फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है, ठीक है। तो जो मैकियावेली हैं वो एक फेमस थिंकर हैं, कहाँ से हैं? इटली से हैं, 15-16 सेंचुरी के जो एक थिंकर हैं। इनको फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट भी कहा जाता है, याद रखना। जो मैकियावेली हैं वो क्या है? फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट। इनकी बहुत ही फेमस बुक है प्रिंस, ठीक है। और ये बहुत ही कुछ लंबी किताब है, बहुत सी चीज़ें इसमें दी गई हैं। कुल मिला के बताया गया है कि जो ह्यूमंस होते हैं बहुत सेल्फिश होते हैं, तो जो एक प्रिंस होता है वो गुड एक्शंस भी ले सकता है, वो बैड एक्शंस भी ले सकता है, ठीक है। अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया तो लिख देना, बेसिक बता देती हूँ। इन्होंने बताया कि जो एक प्रिंस होता है ना, उसको एंड गोल पे ध्यान देना चाहिए कि उसको अपने देश को प्रोटेक्ट करना है। फिर चाहे वो जो रास्ता है वो कैसा भी अपनाए, अच्छा या बुरा, भले वो लोगों को कष्ट दे, लेकिन उनके भले के लिए कष्ट भी जो है वो मंजूर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है इनके व्यूज पॉलिटिक्स के ऊपर। पहला है पॉलिटिक्स इज अबाउट पावर। चलो यहाँ पे इन्होंने इस बात को रखा। इनका मानना है कि पॉलिटिक्स का मतलब कुल मिला के होता है पावर को गेन करना और फिर उसको संभाल के रखना। दूसरा, जो रूलर है उसको मॉरल नहीं, उसको प्रैक्टिकल होना चाहिए। एक गुड रूलर, एक अच्छा रूलर वही होता है, एक अच्छा किंग वही होता है जो पावर में रहने के लिए कुछ भी करते, भले वो मॉरली सही हो या नहीं हो। So a good ruler should do whatever is needed to stay in power, even if it's not always moral or good. इनके हिसाब से इनका प्रिंस दुनिया में सबसे ऊपर था और वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। उसके पास सारी पावर है और ये कहते हैं पावर को रखने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। अगला है बेटर टू बी फियर्ड देन लव्ड। ये कह रहे हैं कि अगर तुम लोगों, यानी एक जो प्रिंस है, अगर वो दुनिया में अपने मतलब जो उसका देश है, स्टेट है जो उसकी, अगर वो वहाँ पे प्यार और डर दोनों नहीं बिठा सकता तो सिर्फ डर को बिठाए, यानी या तो लोग इसे प्यार करें और उससे डरे भी, नहीं तो सिर्फ एक चीज को वो अपनाए और वो क्या है? डर। लोगों के मन में डर होना चाहिए, लोग तभी उसको ओबे करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, उसके खिलाफ जा सकते हैं। अगला है एंड जस्टिफाई द मीन्स, यानी कि गांधी जी क्या बोलते थे कि एंड गोल क्या है? आज़ादी पाना, लेकिन जो मीन्स है, जो तरीका है वो पीसफुल, अहिंसा वाला होना चाहिए, नॉन वायलेंस वाला होना चाहिए। ये यहाँ पे कह रहे हैं कि नहीं, कोई मतलब नहीं है, जो करना है करो, एंड जो है वो आपका क्या बोलते हैं, मैटर करता है, ठीक है। सो इफ द फाइनल रिजल्ट इज गुड फॉर द स्टेट, द वे यू अचीव इट, इवन बैड एक्शंस इज एक्सेप्टेबल, ठीक है। काफी रूड लगता है इनका ये प्रिंस, है ना। ये कहता है ह्यूमन नेचर इज सेल्फिश, यानी कि जो लोग हैं वो सेल्फिश है और बहुत ज़्यादा अनट्रस्टवर्दी हैं, आप लोगों के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। तो जो रूलर होता है उसको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए, उसको लायन की तरह होना चाहिए और उसको लोमड़ी की तरह भी होना चाहिए, क्लेवर भी होना चाहिए। यूज़ ऑफ फोर्स एंड ट्रिकरी, यानी कि जो एक रूलर है वो झूठ भी बोल सकता है, वो ट्रिक्स भी खेल सकता है, वो बल का प्रयोग भी कर सकता है, किसके लिए? बस अपनी पावर को बचाने के लिए। तो देख रहे हो कितना रूड है यहाँ पे इनका प्रिंस, ठीक है। अब है मैकियावेलीज व्यूज ऑन फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। की पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। पहला है प्रेफर्ड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप,
ही लाइक द स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट रूलर लाइक अ प्रिंस और अ किंग हु कुड मेंटेन ऑर्डर। यानी कि गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, यानी कि जो किंग है, जो रूलर है, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जो ऑर्डर को मेंटेन करके रखे। रिपब्लिक्स कैन ऑल्सो वर्क, तो यहाँ पे कह रहे हैं जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट होती हैं वो भी ठीक ठीक है, पावर ओवर बांट लेती हैं और वो भी अच्छे से वेल स्ट्रक्चर्ड होती हैं। अगला कह रहे हैं चेंजेस नेशनल पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के अंदर बदलाव होता रहता है। आज मोनार्की, कल रिपब्लिक और परसों पे दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी आएंगी। ठीक है। अगला है गुड लॉज एंड स्ट्रॉन्ग आर्मी, अच्छे कानून होने चाहिए और आर्मी लॉयल होनी चाहिए, बस ये गुड गवर्नमेंट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाई इज निकोलो मैकियावेली रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट। क्यों बोलते हैं भाई इनका मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट का फादर? चलो देखते हैं। तो जो मैकियावेली हैं उनको फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट बोला जाता है क्योंकि उन्होंने नए नए और रियलिस्टिक आइडियाज दिए हैं। मतलब अभी प्लेटो से हम इमेजिनेशन वाली दुनिया से आए थे और अभी एक पाप वाली दुनिया में जाने वाले हैं, तो इनकी बातें थोड़ी सी यहाँ पे रियलिस्टिक लगती हैं। पहले तो है फोकस ऑन रियल लाइफ नॉट आइडियल्स, यानी कि रियल लाइफ के ऊपर फोकस करते हैं। ये नहीं देखते चीजें कैसी होनी चाहिए, ये देखते हैं चीजें कैसी है असल में राजनीति के अंदर। ठीक है। एक हो गया सरकार ऐसी होनी चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए। एक हो गया भाई सरकार करप्टेड है, करप्शन फैला रही है ना। अगला है पावर एंड स्ट्रैटेजी, यानी कि ये कहते हैं रूलर्स को बहुत स्मार्ट होना चाहिए, कभी कभी इनको ट्रिक्स भी खेल लेनी चाहिए पावर में रहने के लिए। पावर में क्यों रहना है? कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो रूलर कुछ भी कर सकता है। अगला है सेपरेटेड पॉलिटिक्स फ्रॉम मॉरल्स, ये कहते हैं मॉरल अलग है, पॉलिटिक्स अलग है। ठीक है। पॉलिटिक्स में कुछ सही गलत नहीं होता। अगला है न्यू वे ऑफ थिंकिंग, यानी कि इनसे पहले जो भी लोग थे वो पॉलिटिक्स को, राजनीति को धर्म से जोड़ते थे या फिर मॉरल और एथिक्स से जोड़ते थे, बट इन्होंने आके दोनों को अलग कर दिया कि नहीं भाई जो पॉलिटिक्स है वो साइंटिफिक वे से थोड़ा सोचो, थोड़ा प्रैक्टिकल हो उसको लेके। ठीक है। तो इन्हीं नए आइडियाज की वजह से इनको फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट भी बोला जाता है। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द बेसिक फीचर्स ऑफ सेंट ऑगस्टीन पॉलिटिकल थॉट। सेंट ऑगस्टीन के पॉलिटिकल थॉट के बारे में पढ़ते हैं। पहला है पॉलिटिक्स इज नॉट द हाईएस्ट गुड। चलो अब ये जो दो थिंकर है ना, ये कुछ अलग है, तो अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। इन्हीं की मैं बात कर रही थी। ही बिलीव द गोल ऑफ लाइफ इज टू लिव विद गॉड नॉट जस्ट टू फॉलो पॉलिटिक्स और पावर। इनके हिसाब से पॉलिटिक्स कोई हाईएस्ट गुड नहीं है। ठीक है। अभी तक पढ़ते यही आ रहे हैं कि जो पॉलिटिक्स है वो हाईएस्ट गुड है। नहीं, हाईएस्ट गुड क्या है? लाइफ का गोल क्या होना चाहिए? भगवान के साथ रहना, गॉड के साथ रहना। पॉलिटिक्स पावर छोड़ दो, गॉड के साथ रहो, बस यही आपका जो है हाईएस्ट गुड है। दूसरा है टू सिटीज ऑफ कंसेप्ट। प्लेटो भी दो दुनिया बता रहे थे और ये भी दो दुनिया बता रहे हैं। प्लेटो की दो दुनिया कौन सी थी? इमेजिनेशन वाली और रियल वाली, जिसमें आप रह रहे हो। इनके हिसाब से दो दुनिया है। एक यानी जो लोग सेल्फिश होते हैं, यानी कि जो लोग बदतमीज होते हैं, ठीक है, वो रहते हैं अर्थली सिटी के अंदर, और जो लोग अच्छे होते हैं, जो लोग गॉड को फॉलो करते हैं, वो रहते हैं सिटी ऑफ गॉड, सिटी ऑफ गॉड के मतलब गॉड की जो सिटी है उसमें। ठीक है। सो ही टॉक्ड अबाउट द सिटी ऑफ गॉड, पीपल हु फॉलो गॉड, एंड अर्थली सिटी, पीपल हु फॉलो सेल्फिश डिजायर्स। ठीक है। मेरी हंसी पे मत जाना, क्योंकि ये जो थिंकर्स हैं थोड़ी इनकी बातें ऐसी हैं, प्लस गला खराब है, तो ठीक है मैनेज करो। अगला है स्टेट इज नीडेड बिकॉज ऑफ सिन। ठीक है। सो द स्टेट वॉज क्रिएटेड टू कंट्रोल पीपल आफ्टर दे सिन एंड बिकम सेल्फिश। ये कह रहे हैं कि जो स्टेट है ना उसकी जरूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि भाई लोगों के जो पाप है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, उन पापों को रोकने के लिए स्टेट को बनाया गया। ठीक है। तो स्टेट को क्यों बनाया है? लोगों के पाप को रोकने के लिए। लोग बहुत ज्यादा सेल्फिश हो गए थे। ठीक है। अगला है गवर्नमेंट शुड मेंटेन पीस। तो गवर्नमेंट या स्टेट की जो मेन जॉब है वो है वायलेंस को खत्म करना, पीस को, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। चर्च इज हायर देन द स्टेट। किसी भी स्टेट से जो बड़ा है, सबसे जो हाईएस्ट अथॉरिटी है, वो कौन है? वो है चर्च, जो किसी भी पॉलिटिकल पावर से ज्यादा जरूरी है। अगला है जस्टिस इज इम्पॉर्टेंट। जस्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। अ स्टेट विदाउट जस्टिस इज जस्ट अ ग्रुप ऑफ रॉबर्स, यानी कि अगर एक ऐसा कोई देश है जहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा तो वो चोरों की दुनिया है। ठीक है। मतलब वो चोरों का ग्रुप है। सो जस्टिस मस्ट गाइड लॉज एंड रूलर्स। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 10, ब्रीफली डिस्क्राइब सेंट ऑगस्टीन व्यूज ऑन स्टेट प्रॉपर्टी स्लेवरी। स्टेट प्रॉपर्टी स्लेवरी को इनका क्या कहना है? व्यूज ऑन स्टेट। अच्छा ये है वो, ठीक है, वो थॉमस एक्विनस नहीं थे, वो ऑगस्टीन थे, राइट। थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी। स्टेट इज अ रिजल्ट ऑफ सिन। तो इनका मानना है कि भाई ये जो स्टेट बनाया ना वो इसलिए बनाया, लोग बहुत ज्यादा सेल्फिश है, इनको रोकने की जरूरत है, तो स्टेट बना दो, है ना। स्टेट का पर्पस क्या है? पीस और ऑर्डर को मेंटेन करके रखना। दो सिटीज बताई हैं, पहली गॉड की सिटी, दूसरी अर्थली सिटी।
जो लोग सेल्फिश हैं वो अर्थली सिटी पे रहते हैं, जहाँ पे ह्यूमन गवर्नमेंट होती है, लोगों की गवर्नमेंट होती है, जो पावर वावर, ये सारी जस्टिस वस्टिस हम पढ़ते हैं। सिटी ऑफ गॉड के अंदर हम सिर्फ गॉड के साथ बैठते हैं और स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी को लेके क्या कहना है इनका, ये कह रहे हैं प्रॉपर्टी नेचुरल नहीं है और ये गॉड के प्लान में था ही नहीं, राइट। गॉड का जो ओरिजिनल प्लान है ना, उसके हिसाब से प्रॉपर्टी आप ओन कर ही नहीं सकते। ही सेड ओनिंग प्रॉपर्टी इज नॉट पार्ट ऑफ गॉड्स ओरिजिनल प्लान। और अब ये बताओ कि प्रॉपर्टी को नेचुरल किसने बताया था, हम अभी पढ़ के आए हैं शुरुआत में। अगर ढंग से आपने पढ़ा है तो आप कमेंट करना जरूर करना, ठीक है। केम आफ्टर सिन, प्रॉपर्टी कब आती है, जब आप पापी बन जाते हो। सो प्रॉपर्टी बिकेम नेसेसरी ओनली आफ्टर ह्यूमन सिन एंड बिकेम सेल्फिश। जब आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो जाते हो, बहुत ज़्यादा पापी हो जाते हो, तब आप प्रॉपर्टी ऑन करते हो। यूज प्रॉपर्टी फॉर गुड, यानी कि चलो ठीक है, एक बार को मान लिया प्रॉपर्टी ऑन कर रहे हो, बट आप उसको अच्छे के लिए यूज कर लो, लोगों की हेल्प कर लो, या फिर आप गॉड को सर्व करने के लिए प्रॉपर्टी का यूज करो। स्लेवरी के ऊपर क्या कहना है, तो भाई स्लेवरी इज अ रिजल्ट ऑफ सिन, यानी आपने कभी ना कभी गॉड को डिसोबे किया होगा, इसीलिए आप आज के टाइम पे स्लेव हो। सो ऑगस्टीन सेड स्लेवरी बिगेन बिकॉज ऑफ ह्यूमन डिसोबीडियंस टू गॉड, नॉट पार्ट ऑफ गॉड्स प्लान। जैसे प्रॉपर्टी गॉड का ओरिजिनल प्लान नहीं था ना, तो स्लेवरी भी गॉड के ओरिजिनल प्लान में नहीं था, तो ये आपकी गलती है, ठीक है। इन द बिगनिंग ऑल पीपल वर इक्वल बट sin led to inequality like slavery। ये कह रहे हैं इन द बिगनिंग, इन द शुरुआत में ऑल पीपल वर इक्वल, सभी लोग बराबर थे, लेकिन लोग जैसे पाप बढ़ते गए तो फिर इनइक्वालिटी हो गई, लोग स्लेव्स बन गए, ठीक है। गॉड का ओरिजिनल प्लान में नहीं था। स्लेव स्टिल हैव डिग्निटी, लेकिन भाई फिर भी गॉड की नज़रों में तो सब एक ही समान है, क्योंकि सब ह्यूमंस ही हैं, भले ही फिर वो स्लेव्स क्यों ना हो, ठीक है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। एग्जामिन सेंट एक्विनस व्यूज ऑन द रिलेशन बिटवीन फेथ एंड रीजन। फेथ और रीजन के बीच का क्या रिलेशन है, चलो। सेंट थॉमस एक्विनस एक फेमस क्रिश्चियन थिंकर है, इटली में पैदा हुए थे 1225 में। ये प्रीस्ट थे, साथ ही साथ एक टीचर थे, इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी गॉड के बारे में, रीजन के बारे में, लॉ के बारे में। अभी तक हम पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते आ रहे थे, अब थोड़ा गॉड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इनको जाना जाता है फेथ और रीजन की वजह से, क्या है अभी हम वही देखने वाले हैं। और 1274 में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। पहला है फेथ एंड रीजन कम फ्रॉम गॉड, यानी कि फेथ और रीजन कहाँ से आते हैं, गॉड से आते हैं। एक्विनस सेड बोथ फेथ एंड रीजन आर गिफ्ट फ्रॉम गॉड, ये भगवान ने हमें तोहफा दिया है, गिफ्ट दिया है, क्या, फेथ एंड रीजन। सो दे कैन नॉट ट्रूली गो अगेंस्ट ईच अदर, तो एक दूसरे के खिलाफ नहीं जा सकते, ठीक है। दूसरा है रीजन हेल्प अस अंडरस्टैंड फेथ। इनका मानना है कि जो हमारी जितनी लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग और समझने की, सोचने की क्षमता जितनी मजबूत होगी ना, उतने ज़्यादा हम फेथ कर पाएंगे, ठीक है। सो ही बिलीव दैट ह्यूमन रीजन कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड मेनी ट्रूथ्स ऑफ फेथ बेटर। सम ट्रूथ नीड फेथ अलोन, सम थिंग्स लाइक द मिस्ट्री ऑफ द ट्रिनिटी और लाइफ आफ्टर डेथ कैन नॉट बी फुली एक्सप्लेन बाय रीजन, दे नीड फेथ। अभी कह रहे हैं भाई मरने के बाद क्या आपको लाइफ मिलेगी, क्या ये आपको कोई बता सकता है। जो बताने वाला होगा वो इस दुनिया में अभी है नहीं, कि भाई मरने के बाद मेरे साथ तो वहाँ ऐसे ऐसे हुआ था, तो ऐसा तो कोई एग्जिस्ट करता नहीं है। तो कुछ चीज़ें आपको माननी पड़ती है, तो वहाँ पे रीज़न की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अगला है नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फेथ एंड रीज़न, यानी कि ये क्या कहते हैं कि एक्विनस सेड इफ फेथ एंड रीजन सीम्स टू डिसएग्री, अगर ये दोनों डिसएग्री करते हैं, इट मीन्स वी हैव मिसअंडरस्टूड समथिंग, यानी गलती हमारी है, हमने कुछ गलत समझ लिया। वरना फेथ और रीजन एक साथ चलते हैं, गॉड ने गिफ्ट दिया है, दोनों को एक साथ ही हमें लेकर चलना होगा, ठीक है। रीजन प्रिपेयर द वे फॉर फेथ, इनका मानना है ही बिलीव दैट रीजन कैन लीड people to believe in God even before they fully accept religious faith. Faith completes reason, reason can take us far, but faith takes us further towards divine truth. Reason आपको बहुत आगे लेके जाएगा, लेकिन भगवान मतलब गॉड की सच्चाई जाननी है, तो डिवाइन ट्रूथ को जानना चाहते हो, तो वो तो भैया फिर फेथ ही लेके जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, एग्जामिन सेंट एक्विनस व्यूज ऑन लॉ एंड स्टेट। आखिरी क्वेश्चन है, मैं सजेस्ट करूंगी इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देख लेना, ठीक है। भले थोड़ी सी स्पीड इंप्रूव करके देख लेना, तभी आपको चीज़ें क्लियर होगी। पहली बार पढ़ रहे हो तो लगेगा कि कुछ अजीब अजीब सी बातें हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12, एग्जामिन सेंट एक्विनस व्यूज ऑन लॉ एंड स्टेट। एक्विनस के क्या व्यूज हैं लॉ और स्टेट को लेके। पहला है लॉ इज फॉर द कॉमन गुड, ही बिलीव्ड लॉ शुड हेल्प एवरीवन नॉट जस्ट अ फ्यू पीपल, कि जो लॉज हैं वो सबके लिए बने हैं, वो सबको मदद करने के लिए बने हैं, किसी कुछ चंद लोगों को मदद करने के लिए नहीं बने, चंद लोगों की मदद करने के लिए नहीं बने हैं, ठीक है। दूसरा है 4 टाइप्स ऑफ लॉ, 4 तरीके के कानून बताए हैं इन्होंने। पहला है एटर्नल लॉ,
यानी कि जो गॉड का प्लान है पूरे यूनिवर्स के लिए। हम बोलते हैं ना कि भाई ये तो किस्मत है, ऊपर से सब रचा गया है ना, डेस्टिनी जो है या चीज़ें जो पहले से हैं। तो इटर्नल लॉ है जो गॉड्स प्लान है, नेचुरल लॉ है जो हम समझते हैं क्या सही है क्या गलत है। किसी को मारना गलत है क्योंकि हम ये समझते हैं, हमें बचपन से बताया गया है ना। अगला है ह्यूमन लॉ जो कि सरकार बनाती है, और डिवाइन लॉ यानी कि जो बाइबल में दिया हुआ है। ये 4 तरीके के कानून लॉ इन्होंने बताए हैं। लॉ मस्ट बी बेस्ड ऑन रीजन, यानी कि जो लॉ है, जो एक गुड लॉ है, वो लॉजिकल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। ये नहीं कि फोर्स में आके आपने कोई कानून बना दिया, नहीं, लॉजिकल होना चाहिए, काम का होना चाहिए, तो ही वो एक अच्छा कानून होगा। अनजस्ट लॉज आर नॉट ट्रू लॉज, यानी कि अगर जो लॉ है वो अनफेयर है या हार्मफुल है तो वो सही नहीं है, ठीक है। एक्विनेस व्यूज ऑन द स्टेट, पहला स्टेट इज नेचुरल एंड नेसेसरी। ये कहते हैं कि लोग जो हैं वो एक ग्रुप में रहते हैं, एक समाज में रहते हैं, हम सब एक समाज का हिस्सा हैं, ठीक है। तो एक स्टेट का काम है कि उसी समाज के अंदर ऑर्डर और पीस को वो मेंटेन करें। अगला है पर्पस ऑफ द स्टेट, एक स्टेट का पर्पस होता है लोगों को एक अच्छी लाइफ देना, लोगों को मॉरल वैल्यू सिखाना। तीसरा है रूलर शुड वर्क फॉर पीपल्स गुड, जो रूलर्स हैं उन्हें लोगों के लिए भले के लिए काम करना चाहिए, ना कि खुद के लिए, नॉट फॉर हिमसेल्फ। चर्च अबव द स्टेट, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअली यानी कि कह रहे हैं चर्च लोगों को गाइड करता है कि क्या कैसे क्या होगा, ठीक है, यानी कि गॉड जो है वही सीधा लोगों को यहाँ पे गाइड कर रहे हैं। तो हाईएस्ट अथॉरिटी क्या है, चर्च है, स्टेट उसके बाद में आएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और लगी है तो मेंबरशिप ज्वाइन कर लेना, बहुत ही रीजनेबल है। इसके अलावा सुपर थैंक्स भी बेच सकते हो। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और फिर से बोल रही हूँ कि 2 से 3 बार वीडियो देखना तो ये अच्छे से समझ आएगी, क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बी स्टडी ऑटेक।